तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कॉम्पिटेंट। दोस्तों कॉम्पिटेंट का मतलब होता है काबिल या फिर किसी काम को अच्छी तरीके से करने की एबिलिटी रखने वाला, जिसे हम योग्य कह सकते हैं, पात्र कह सकते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी प्रोफेशन को सही और इफेक्टिव तरीके से करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी रखता हो। जब कोई इंसान अपना काम बिना ज़्यादा मिस्टेक्स के कॉन्फिडेंटली और एफिशिएंटली कर लेता है तब उसे कॉम्पिटेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट है, लेकिन इतना काबिल ज़रूर है कि वो काम को ढंग से यानी कि अच्छी तरीके से कर सकता है, यानी कि हैंडल कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो कॉम्पिटेंट कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है काम करने के लिए कैपेबल और स्किल्ड, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं शी इज़ अ कॉम्पिटेंट टीचर, मतलब कि वो पढ़ाने के लिए अच्छी स्किल्स और नॉलेज रखती है, यानी कि वो कैसी है, तो एक काबिल टीचर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हम कहेंगे द कंपनी हायर्ड अ कॉम्पिटेंट इंजीनियर, मतलब कि कंपनी ने एक काबिल इंजीनियर को हायर किया। या फिर हम कह सकते हैं ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कॉम्पिटेंट इन हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि उसने मुश्किल सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करके अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, यानी कि अपनी क्षमता दिखाई, अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाई बेसिकली। तो इस तरीके से आप जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में इस वर्ड का इस तरीके से यूज़ कर पाओगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी काम को सही तरीके से करने की ज़रूरी एबिलिटी और स्किल्स होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट कहेंगे। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की अगर बात की जाए तो सिनोनिम में हमारे पास है केपेबल, प्रोफिशिएंट या फिर स्किल्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है केपेबल। केपेबल का मतलब होता है किसी काम को सक्सेसफुली करने की एबिलिटी रखना। ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है, तो उसे हम कहते हैं केपेबल, जिसमें क्षमता होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, केपेबल कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोफिशिएंट। दोस्तों प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी स्किल या फिर सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा या फिर एक्सपीरियंस्ड होना, यानी कि जो निपुण होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, किसी स्किल में हो सकता है, तो उसे हम प्रोफिशिएंट कहते हैं। ओके, जिसका हाथ बहुत साफ होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में, उसे हम प्रोफिशिएंट कहेंगे। स्किल्ड का मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से किसी काम में अच्छी एक्सपर्टाइज रखना, तो उसे हम कहते हैं स्किल्ड। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है, जहाँ पर हमने केपेबल, प्रोफिशिएंट और स्किल्ड जैसे मतलब कि सिनोनिम्स देखे हैं। अब अगर बात की जाए इनके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है इनकम्पिटेंट, इनएप्ट या फिर इनकेपेबल। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनकम्पिटेंट। ये दोस्तों ये हमारा जो मेन वर्ड था उसके बिल्कुल अपोजिट है। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है किसी काम को सही तरीके से करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स या फिर एबिलिटी ना होना किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकॉम्पिटेंट कहेंगे। यानी कि वो काबिल नहीं है, उसमें उतनी क्षमता नहीं है, या फिर वो काम जो है वो उस तरीके से उस ढंग से कर नहीं सकता, यानी कि वो केपेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनकॉम्पिटेंट यानी क्या होता है। इसके बाद है इनएप्ट। दोस्तों इनएप्ट का मतलब होता है किसी काम में बहुत ही वीक या फिर क्लमजी होना, यानी कि बार बार मिस्टेक्स करना। क्लमजी का क्या मतलब होता है, जो हमेशा मतलब कि काम खराब करता है, बार बार मिस्टेक्स करता है, तो उसे हम क्लमजी कहते हैं। कोई मतलब कि किसी काम में बहुत ही कमज़ोर है, क्लमजी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम इनएप्ट कहेंगे। ओके, अब अगर बात की जाए इनकेपेबल के बारे में, तो इनकेपेबल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम को करने की एबिलिटी ना होना, क्षमता ना होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकेपेबल कहेंगे। केपेबिलिटी ना होना तो वो होता है इनकेपेबल। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने इनकॉम्पिटेंट, इनएप्ट और इनकेपेबल जैसे वर्ड्स देखे हैं।
अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ एग्जाम्पल जानेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द कॉम्पिटेंट मैनेजर हैंडल द क्राइसिस कामली एंड एफिशिएंटली। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैनेजर के पास अच्छी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए उसने क्राइसिस को बिना घबराए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर लिया। यानी कि वो कैसा था, तो कॉम्पिटेंट मैनेजर था, यानी कि उसके पास जो है वो मतलब कि काबिलियत थी हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन को मतलब कि हैंडल करने की एफिशिएंटली इफेक्टिवली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनकॉम्पिटेंट यानी क्या होता है, सॉरी कॉम्पिटेंट यानी क्या होता है, और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिड्यूस। दोस्तों डिड्यूस का मतलब होता है कि किसी फैक्ट, किसी क्लू या फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नतीजा निकालना अपने मन से। यानी कि हमें सच नहीं पता होता उस टाइम पर, बस हम जो है वो सोच रहे होते हैं, एक तरीके से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तो उसे हम डिड्यूस करना कहते हैं। यानी कि डिड्यूस का मतलब होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर हमारे पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, यानी कि कोई सबूत है, कोई क्लू है, तो उसे अगर हम ध्यान से देख कर किसी नतीजे तक पहुँचते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डिड्यूस करना कहेंगे। यानी जो बात डायरेक्टली नहीं बताई गई है हमें, यानी कि हमें सच पता नहीं है कि क्या है, उसे हम क्या करते हैं, उसे लॉजिक के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा समझते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिड्यूस करना। जब आप कुछ हिंट्स देखकर खुद अंदाज़ा लगाते हैं कि असल में क्या हुआ होगा, क्या सच है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, तो डिड्यूस कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिड्यूस का मतलब होता है क्लूज और लॉजिक से नतीजा निकालना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है जिन्हें देखकर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये वर्ड क्या है। जैसे कि हम कह सकते हैं, शी डिड्यूस दैट ही वॉज एब्सेंट बिकॉज हिज डेस्क वॉज एम्प्टी। मतलब उसने खाली डेस्क देखकर नतीजा निकाला कि वो एब्सेंट है। ओके, इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द डिटेक्टिव डिड्यूस द ट्रूथ फ्रॉम द एविडेंस। मतलब कि डिटेक्टिव ने क्या किया कि सबूत को देखकर सच का पता लगाया। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कहेंगे फ्रॉम हिज एक्सेंट आई डिड्यूस दैट ही वॉज फ्रॉम अनदर सिटी। मतलब कि उसके बोलने के तरीके से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी और ही सिटी से बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमें जो दिख रहा था, हमें जैसा समझ आ रहा था, उसके हिसाब से हमने जो है वो किसी चीज़ का नतीजा निकाला है, या फिर हमने जो है वो अंदाज़ा लगाया है कि ऐसा हो सकता है। तो उसी चीज़ को हम डिड्यूस करना कहते हैं कि जब आपके पास कोई अवेलेबल फैक्ट होते हैं, क्ल्यूज होते हैं, उनकी मदद से अगर आप कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हो तो उसे हम कहेंगे डिड्यूस करना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास वर्ड्स है इन्फर, कंक्लूड या फिर रीज़न। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है कि डायरेक्टली ना कही गई बात को क्लूज और इन्फॉर्मेशन से समझना। यानी कि जो बात हमें डायरेक्टली नहीं कही गई है उन्हें हम क्या करते हैं कि अगर हमें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कहीं से कोई हिंट मिला है, तो उनके द्वारा समझना चाहते हैं, तो उसे हम इन्फर करना कहते हैं। ये जो है वो डिड्यूस का सबसे क्लोज सिनोनिम है, यानी कि इसका और मतलब कि डिड्यूस का मीनिंग जो है वो लगभग एक जैसा है। इसके बाद है कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है फैक्ट और एविडेंस को देखकर फाइनल डिसीजन या फिर नतीजा निकालना, तो उसे हम कंक्लूड करना कहते हैं। बेसिकली जो है वो मतलब कि किसी चीज़ का सार निकालना, आखिर मतलब कि जैसे किसी भी स्टोरी में, किसी भी फिल्म में कंक्लूजन होता है जिसमें सब कुछ बताया जाता है आखिर में, उस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा वर्ड है रीज़न। रीज़न का मतलब होता है लॉजिक का यूज़ करके किसी बात को समझना या फिर कंक्लूजन तक पहुंचना, तो उसे हम क्या कहेंगे, रीज़न हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए एंटोनिम्स के बारे में, तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, गेस, मिस इंटरप्रेट या फिर ओवरलुक। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है गैस। गैस का मतलब होता है बिना प्रॉपर सबूत या फिर एविडेंस के, मतलब कि अंदाज़ा लगाना। बेसिकली जो है वो हम जब मतलब कि अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाकर देखते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमें बिल्कुल कंफर्म कुछ नहीं होता, तो उसे हम जो है वो गैस करना कहते हैं, अनुमान लगाना जिससे हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है मिस इंटरप्रेट। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन का गलत मीनिंग निकाल लेना, गलत मतलब निकाल लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिस इंटरप्रेट हम उसे कहेंगे। तीसरा वर्ड है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट क्लू या फिर डिटेल पर ध्यान ना देना, मतलब कि एक तरीके से नज़रअंदाज कर देना, अवॉइड कर देने वाला सेंस इस वर्ड से निकल कर आता है। तो ये हमारा वर्ड है ओवरलुक। यानी कि एंटोनिम्स में हमने जो है वो गैस, मिस इंटरप्रेट और ओवरलुक जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, बाय एग्जामाइनिंग द फुटप्रिंट्स द डिटेक्टिव डिड्यूस हु हैड एंटर द बिल्डिंग। मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि डिटेक्टिव ने क्या किया कि फुटप्रिंट्स यानी कि जो पैरों के निशान थे उनको ध्यान से देखकर और क्लूज को जोड़कर ये नतीजा निकाला कि बिल्डिंग में कौन कौन घुसा था। तो इस तरीके से जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं कि डिड्यूस यानी क्या होता है और कैसे हमें जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्टिंक्टिव। दोस्तों डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग पहचान वाला, दूसरों से हटकर नजर आने वाला। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है ऐसे क्वालिटी, ऐसे फीचर या फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो किसी व्यक्ति, चीज़ या फिर प्लेस को दूसरों से अलग या फिर इजीली रिकॉग्नाइजेबल बनाती है बेसिकली। यानी कि जब किसी में कोई खास बात हो जो उसे भीड़ में सबसे अलग पहचान दे दे, तब उस क्वालिटी को हम डिस्टिंक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देकर बताऊं तो मान लीजिए कि आप कहीं पर बहुत ही मतलब कि कोई गैदरिंग में गए हैं, एक अच्छी सी गैदरिंग में गए हैं, एक मीटिंग में गए हैं, वहाँ पर जो है वो सबने फॉर्मल कपड़े पहने हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फ्लैम्बॉयंट कपड़े पहने, बहुत ही चमकीले भड़कीले टाइप के कपड़े पहने हैं, तो वो उस टाइम पर डिस्टिंक्टिव है, आप सबसे अलग है। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक और अलग पहचान देने वाला। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं शी हैज़ अ डिस्टिंक्टिव वॉइस, मतलब कि उसकी आवाज़ इतनी अलग थी कि लोग उसे आसानी से पहचान लेते थे। यानी कि उसकी आवाज़ सबसे अलग थी, वो आसानी से पहचानने लायक थी। इसके बाद है द बिल्डिंग हैज़ अ डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन, मतलब कि बिल्डिंग की डिज़ाइन दूसरे बिल्डिंग से काफ़ी अलग और ख़ास है। या फिर हम कह सकते हैं हिज डिस्टिंक्टिव स्टाइल मेड हिम पॉपुलर, मतलब कि उसका जो स्टाइल है वो अलग ही था और मतलब कि लोग उसे जो है वो मतलब कि पहचानने लगे, वही स्टाइल जो है वो उसकी पहचान बन गया। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है ऐसा जो किसी को या फिर किसी चीज़ को दूसरों से अलग पहचान के लायक बना दे, तो उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्टिव। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में हमारे पास है यूनिक, कैरेक्टरिस्टिक या फिर सिंगुलर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल अलग और ख़ास होना, ऐसी क्वालिटी जो आम तौर पर दूसरों में ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिक कहते हैं कि भाई ये सबसे अलग है, तो उसे हम यूनिक कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ऐसे खास फीचर जो किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ की पहचान बन जाए, यानी कि वो उसी व्यक्ति में या फिर उसी जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगी, बाकी आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ क्या करती है, तो उस व्यक्ति को या फिर कोई चीज़ हो सकती है उसे पॉपुलर बना देती है, वो उसकी वजह से जानी जाती है, तो उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं उसका। या फिर हमारा तीसरा वर्ड है सिंगुलर। दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर का थोड़ा सेंस अलग है। सिंगुलर का यहाँ पर मतलब है कि कोई चीज़ अनयूजुअल है, कोई चीज़ अलग तरीके की है जो इजीली नोटिस हो जाए, यानी कि वो अकेली चीज़ वैसी है, तो उस तरीके से यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ किया गया है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है ऑर्डिनरी, कॉमन या फिर टिपिकल। सबसे पहला हमारा वर्ड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल या फिर आम होना, बहुत ही बेसिक होना, जिसमें कोई खास या फिर अलग पहचान ना हो, तो उसे हम जो है वो ऑर्डिनरी कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो बहुत जगह या फिर बहुत लोगों में देखा जाता है, यानी कि जो मतलब कि सामान्य है, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो हर जगह है, तो उसे हम कॉमन कहते हैं, यानी कि जो सामान्य है, आम है बेसिकली, तो उसे हम कॉमन कहेंगे। टिपिकल का मतलब होता है यूजुअल या फिर एक्सपेक्टेड होना, बिना किसी स्पेशल यूनिकनेस के, यानी कि जिसमें कोई खास बात नहीं है, जो मतलब कि जैसी हमारी उम्मीद होती है जिस चीज़ को लेकर वो वैसी है, यानी कि जैसा टिपिकल जो वर्ड है, कि आप समझ सकते हो कि हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जिसमें हमने ऑर्डिनरी, कॉमन और टिपिकल जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द आर्टिस्ट डिस्टिंक्टिव पेंटिंग स्टाइल मेड हिज वर्क इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि आर्टिस्ट का पेंटिंग करने का जो स्टाइल है वो इतना अलग और इतना खास था कि लोग उसकी पेंटिंग्स को देखते ही पहचान लेते थे कि ये उसकी पेंटिंग है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्टिव यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोपेल। दोस्तों प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ना, किसी चीज़ को फोर्स या फिर मोटिवेशन से आगे ढकेलना या फिर बढ़ाना, तो उसे हम प्रोपेल कहते हैं। यानी कि प्रोपेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को आगे मूव करना या फिर करवाना बेसिकली। ये जो है वो फिजिकल मूवमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी को मतलब कि सक्सेस, प्रोग्रेस या फिर एक्शन की तरफ मोटिवेट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जब कोई फोर्स, कोई एनर्जी, कोई एम्बिशन, कोई मोटिवेशन किसी चीज़ को आगे बढ़ाती है, तब प्रोपेल वर्ड यूज़ किया जा सकता है। यानी कि प्रोपेल का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ाना या फिर आगे ढकेलना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं प्रोपेल। उस तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द इंजन प्रोपेल्स द कार फॉरवर्ड, मतलब कि इंजन जो है वो कार को आगे चलाता है, क्या करता है, कार को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। या फिर हम कहेंगे हिज डिटर्मिनेशन प्रोपेल्ड हिम टू सक्सेस, मतलब कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी कि वो एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसी उम्मीद ने, उसी डिटर्मिनेशन ने क्या किया कि उसे सक्सेस तक पहुंचाया। तो इस
इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर हम कहेंगे द विंड प्रोपेल्ड द बोट अक्रॉस द लेक, मतलब कि हवा ने क्या किया कि बोट को जो है वो लेक में आगे बढ़ाया, यानी कि मदद की एक तरीके से थोड़ा फोर्स दिया, पुश दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्स, एनर्जी या फिर मोटिवेशन की मदद से आगे ले जाना या फिर आगे बढ़ाना, तो उसे हम कहते हैं प्रोपेल। दोस्तों अब अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की तरफ आए तो सिनोनिम में हमारे पास है ड्राइव, पुश या फिर मोटिवेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है किसी को या फिर किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना या फिर प्रोग्रेस करवाना, तो उसे हम कहते हैं ड्राइव। इसके बाद है पुश। पुश का मतलब होता है कि फोर्स लगाकर किसी चीज़ को आगे ढकेलना या फिर मूव करना, तो उसे हम कहते हैं पुश, बेसिकली धक्का देना। और तीसरा हमारा वर्ड आता है मोटिवेट। दोस्तों मोटिवेट का मतलब होता है किसी को एक्शन लेने या फिर किसी को मतलब कि गोल अचीव करने, अपने एम तक पहुंचने के लिए जो है वो मतलब कि इंस्पायर करना, उसे जो है वो मतलब कि उत्साहित करना उस चीज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मोटिवेट करना हम उसे कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, हिंडर, रिस्ट्रेन या फिर एम्पीड। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है प्रोग्रेस या फिर मूवमेंट में रुकावट पैदा करना। हिंडर का मतलब होता है एक तरीके से बाधा लाना या फिर रुकावट करना, ओके, किसी चीज़ में बाधा डालना, तो उसे हम हिंडर कहते हैं। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे बढ़ने से या फिर एक्शन लेने से रोकना, उस चीज़ की प्रोग्रेस को रोकना, तो उसे हम कहते हैं रिस्ट्रेन, यानी कि पीछे की ओर खींचना उसे। तीसरा हमारा वर्ड है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है किसी काम या फिर किसी मूवमेंट को स्लो कर देना या फिर मुश्किल बनाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पीड करना, जहाँ पर प्रोग्रेस आपकी स्लो हो जाती है, तो उसे हम इम्पीड कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने हिंडर, रिस्ट्रेन या फिर इम्पीड जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हर पैशन फॉर लर्निंग प्रोपेल्ड हर टू अचीव रिमार्केबल सक्सेस। इस सेंटेंस का मतलब है कि सीखने की उसकी स्ट्रॉन्ग इच्छा, यानी कि डिज़ायर और पैशन ने उसे लगातार आगे बढ़ने और बड़ी सक्सेस हासिल करने में मदद की, यानी कि हेल्प की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ये जो हमारा वर्ड है प्रोपेल, इसको हम किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मल्टीफेरियस। दोस्तों मल्टीफेरियस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत तरीके के, बहुत तरह के या फिर अलग अलग प्रकार के। ये जो है वो इसका एक्चुअल मीनिंग है। यानी कि मल्टीफेरियस का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वेराइटीज़ होती है या फिर फॉर्म शामिल होते हैं, तो उसे मल्टीफेरियस कहते हैं। यानी कि एक ही जगह या फिर सिचुएशन में इतनी वेराइटी हो कि उसे एक या फिर 2 कैटेगरीज में डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाए, तो उसे हम कहेंगे मल्टीफेरियस। ये जो वर्ड है वो अक्सर टास्क में, एक्टिविटीज़ में, इंटरेस्ट में, प्रॉब्लम्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या फिर कलेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, जहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी होती है, यानी कि जहाँ पर मतलब कि काफ़ी मतलब कि अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीफेरियस हम उसे कहेंगे। या ध्यान रखना है कि सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग क्या है, मल्टीफेरियस का बहुत सारे अलग अलग टाइप्स वाला, बहुत सारे प्रकार वाला या फिर अलग अलग मतलब कि वेराइटी वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीफेरियस हम उसे कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं शी हैज़ मल्टीफेरियस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड फोटोग्राफी। मतलब कि उसकी जो है वो अलग अलग हॉबीज़ और इंटरेस्ट है, उसे जो है वो मतलब कि म्यूज़िक भी पसंद है, स्पोर्ट्स भी पसंद है, फोटोग्राफी भी पसंद है, तो उसका इंटरेस्ट कैसा है, तो मल्टीफेरियस है, ओके। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है द मैनेजर हैंडल्स मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एवरी डे। मतलब कि मैनेजर जो है वो रोज़ मतलब कि अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, यानी कि बहुत तरीके की, यानी कि बहुत अलग अलग वेराइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो संभालता है। यानी कि मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ वो मतलब कि हैंडल करता है इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे द मार्केट ऑफर्स मल्टीफेरियस प्रोडक्ट। मतलब कि मार्केट में कई तरीके के जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। मल्टीफेरियस प्रोडक्ट यानी कि अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मल्टीफेरियस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी वेराइटी हो या फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ें शामिल हो, तो उसे हम कहते हैं मल्टीफेरियस। दोस्तों और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की तरफ आए तो सिनोनिम में हमारे पास है डाइवर्स, वेरिड या फिर मैनीफोल्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग टाइप्स या फिर बैकग्राउंड की चीज़ों का होना। इसमें वेराइटी पर फोकस होता है, यानी कि इसमें जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की, जिसे हम कह सकते हैं वैसी सारी चीज़ें शामिल होती है। वैरिड का क्या मतलब होता है, वैरिड का मतलब होता है एक ही टाइप की जगह कई डिफरेंट फॉर्म्स या फिर काइंड्स का होना।
यानी कि एक ही टाइप की चीज़ जो है वो मतलब कि अलग अलग डिफरेंट मतलब कि फॉर्म्स में होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिड हम उसे कहेंगे। मैनीफोल्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा और कई प्रकार का होना। ये मल्टीफेरियस का काफ़ी क्लोज सिनोनिम है। तो इसे हम जो है वो इस तरीके से समझ पाएंगे कि मैनीफोल्ड का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही अलग अलग प्रकार की होती है, वैरायटी में होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग डिफरेंट मतलब कि उसके डिज़ाइंस में होती है, या फिर कैसे भी कह सकते हैं अलग अलग टाइप्स है, उसके वैरायटी है। तो उस तरीके से हम जो है वो इसका मतलब कि मैनीफोल्ड यूज़ कर सकते हैं, ये जो वर्ड है मैनीफोल्ड उसको। अब अगर एंटोनिम्स की तरफ आए तो एंटोनिम्स में हमारे पास है यूनिफॉर्म, होमोजेनस या फिर लिमिटेड। सबसे पहला हमारा वर्ड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब कुछ एक जैसा होना, जिसमें वैरायटी बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है या फिर कभी कभी होती ही नहीं है, तो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। जो एक जैसा होता है, बिल्कुल समान होता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म कहेंगे। होमोजेनस का मतलब होता है एक ही टाइप या फिर एक ही नेचर की चीज़ों से बना हुआ होना, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनस। लिमिटेड का मतलब होता है वैरायटी या फिर ऑप्शंस का कम होना, तो उसे हम कहते हैं लिमिटेड, यानी कि सीमित है जो चीज़, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, तो उसे हम कहेंगे लिमिटेड। अब दोस्तों एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द एंटरप्रेन्योर मैनेज मल्टीफेरियस बिजनेस एक्टिविटीज विद ग्रेट एफिशिएंसी। यानी कि सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक जो एंटरप्रेन्योर है उसने बहुत तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया था। यानी कि उसके पास जो है वो मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़, और बहुत सारी जो है वो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियाँ भी थी, जिसने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, हैंडल किया, बहुत ही ग्रेट एफिशिएंसी के साथ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वर्ड है मल्टीफेरियस, इसे हम जो है वो किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फुगेशियस। दोस्तों फुगेशियस का मतलब होता है बहुत ही थोड़े समय के लिए रहने वाली कोई चीज़, यानी कि जल्दी खत्म हो जाने वाली, जो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं टिकती है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, तो उसे हम फुगेशियस कहते हैं। यानी कि फुगेशियस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करे और फिर जल्दी से गायब या फिर ख़त्म हो जाए। ये जो वर्ड है हम वो किसी फीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फीलिंग थोड़े टाइम के लिए हमारे अंदर जो बाद में मतलब कि एग्जिस्ट ना करे, तो उसे भी हम फ्यूगेशियस कह सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी जो हमें मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिली, कोई मेमोरी जो हमारे माइंड में जो है वो मतलब कि ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी, कोई ब्यूटी, कोई मोमेंट, कोई हमारा एक्सपीरियंस, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फुगेशियस कहते हैं। ये जो वर्ड है वो हमें याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, बहुत ही जल्दी बीत जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फुगेशियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, जो परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जिससे कि आपको ये जो वर्ड है वो समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो हम कह सकते हैं द फेम ही गेन्ड ऑनलाइन वॉज फुगेशियस, मतलब कि जो ऑनलाइन पॉपुलैरिटी उसे मिली थी वो बहुत ही थोड़े समय के लिए थी, यानी कि वो हमेशा नहीं टिक पाई, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए उसके लाइफ में रही। इसके बाद हम कहेंगे चाइल्डहुड इज़ अ फुगेशियस फेज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जो बचपन है वो ज़िंदगी का ऐसा दौर है जो बहुत ही जल्दी बीत जाता है। यानी कि चाइल्डहुड कैसा है, तो परमानेंट नहीं है, बल्कि वो भी कभी ना कभी जो है वो मतलब कि चला जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फुगेशियस कहेंगे। इसके बाद है द एक्साइटमेंट ऑफ द इवेंट वॉज फुगेशियस, मतलब कि जो इवेंट की एक्साइटमेंट थी, जो मतलब कि उत्साह था, वो कुछ ही समय तक था। यानी कि जब तक इवेंट था तब तक वो था, उसके बाद नहीं था, यानी कि परमानेंट नहीं था। यानी कि ऐसा तो नहीं था कि इवेंट खत्म होने के बाद भी हम जो है वो लाइफ टाइम एक्साइटेड रहेंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फुगेशियस का मतलब होता है टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड या फिर जल्दी खत्म हो जाने वाली कोई चीज़, तो उसे हम कहते हैं फुगेशियस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग या फिर एफेमरल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है ऐसा जो परमानेंट ना हो और कुछ समय बाद खत्म हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट। फ्लीटिंग का मतलब होता है बहुत ही कम समय तक रहने वाला। कई बार ये मोमेंट्स या फिर इमोशंस के लिए भी यूज़ होता है। फ्लीटिंग मतलब कि जैसे हम टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं कि ये जो टाइम है वो मतलब कि फ्लीटिंग होता है। फ्लीटिंग यानी कि बहुत ही जल्दी बीत जाता है, टाइम कभी एक जगह पर नहीं टिकता, तो टाइम के सेंस में हम फ्लीटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। या फिर हमारा तीसरा वर्ड है एफेमरल। दोस्तों एफेमरल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि जिसकी ड्यूरेशन बहुत ही छोटी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि सनराइज़ है, सनसेट है,
तो ये मतलब कि थोड़े समय के लिए होता है, बाद में चला जाता है। रेनबो है, रेनबो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, 5-10 मिनट आपको दिखेगा फिर चला जाएगा। तो ये कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो मतलब कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, या फिर जिसकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब कि वो वापस मतलब कि अपनी स्टेट में वापस चले जाते हैं और हमें बहुत ही कम समय के लिए दिख पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एफेमरल हम उसे कहेंगे। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है लास्टिंग, एंड्योरिंग या फिर परमानेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड है लास्टिंग। लास्टिंग का मतलब होता है जो लंबे समय तक बना रहता है। एंड्योरिंग का मतलब होता है जो मुश्किलों या फिर समय के बाद भी मतलब कि टिकता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंड्योरिंग हम उसे कहेंगे। तीसरा है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है जो लंबे समय या फिर हमेशा के लिए रहे और आसानी से ना बदले, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट कहते हैं। कि जो चीज़ हमेशा के लिए मतलब कि स्थायी है, जो कभी बदलेगी नहीं या फिर कभी भी जो है वो मतलब कि गायब नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, तो उसे जो है वो हम परमानेंट कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हो गए जहाँ पर हमने लास्टिंग, एंड्योरिंग या फिर परमानेंट जैसे वर्ड देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द फगेशियस ब्यूटी ऑफ द सनसेट लास्टेड ओनली अ फ्यू मिनट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो सनसेट का खूबसूरत नज़ारा था वो बहुत ही थोड़े समय के लिए था और कुछ ही मिनट्स बाद वो ख़त्म हो गया, इसलिए उस ब्यूटी को क्या कहा गया है, तो फगेशियस कहा गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि फगेशियस यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनप्रेसिडेंटेड। दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो पहले कभी भी ना हुई हो, बिल्कुल नई, कोई रिकॉर्ड तोड़ लेवल की, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनप्रेसिडेंटेड कहेंगे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, ऐसा कोई इवेंट, यानी कि ऐसी कोई घटना या फिर ऐसी कोई अचीवमेंट जो पहले कभी ना हुई हो या फिर जिसका कोई पहले एग्जाम्पल भी ना मिलता हो। जब कोई चीज़ हिस्ट्री में पहली बार हो या फिर हमारे लिए इतनी अजीब या फिर इतनी अनयूजुअल हो कि लोग उसे कंपेयर ही ना कर सके किसी और चीज़ से, क्योंकि वो चीज़ पहली बार हुई है, तब उसे अनप्रेसिडेंटेड कहा जा सकता है। ये जो वर्ड है वो अक्सर मेजर अचीवमेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, अनयूजुअल मतलब कि सिचुएशंस के लिए यूज़ हो सकता है। यानी कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो पहले कभी भी ना हुई हो, या फिर ऐसा कोई काम जो पहले कभी मतलब कि एग्जिस्ट ना करे। कोई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो जिसके बारे में हमने कभी पहले सुना नहीं है, या फिर जिसका हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं लोगों को, जिसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द कंपनी अचीव्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ दिस ईयर। मतलब कि कंपनी ने इस साल ऐसी ग्रोथ हासिल की जो पहले कभी नहीं हुई थी, यानी कि इतने सालों तक ऐसी ग्रोथ जो है वो कंपनी ने कभी भी मतलब कि हासिल नहीं की थी। तो इस तरीके से द सिटी फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, मतलब कि सिटी में इतनी ज़्यादा बारिश हुई जितनी पहले कभी भी देखी नहीं गई थी कहीं पे भी, तो उसे हम कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। या फिर हम कह सकते हैं द एथलीट रिसीव्ड अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट फ्रॉम फैंस, मतलब कि एथलीट को फैंस से ऐसा सपोर्ट मिला जो पहले कभी भी नहीं मिला था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसा जो हिस्ट्री में पहले कभी ना हुआ हो या फिर जिसका कोई एग्जाम्पल ना मिलता हो, तो उसे हम कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अनपैरेलल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर नॉवेल। दोस्तों अनपैरेलल का मतलब होता है जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, यानी कि उस जैसी चीज़ कोई और हुई ना, तो उसे हम अनपैरेलल कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल से बहुत ही अलग या फिर एक्सेप्शनल होना, कुछ तो अलग होना बेसिकली, तो उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। और ये जो नॉवेल वर्ड है ये पढ़ने वाला नॉवेल नहीं है, नॉवेल का यहाँ पर मतलब है कोई चीज़ जो बिल्कुल नई है, जो पहले देखी नहीं गई है, तो उसे हम नॉवेल कहते हैं। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, अनपैरेलल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर नॉवेल। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कॉमन, ऑर्डिनरी या फिर रूटीन। दोस्तों सबसे पहले हमारा वर्ड आता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है ऐसा जो अक्सर देखने को मिल जाए या फिर अनयूजुअल ना हो, यानी कि जो आम है, सामान्य है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। यानी कि जो हम मतलब कि रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब कि बहुत जगह देखने के लिए मिल जाती है, उनमें कुछ नया नहीं होता, तो वो कॉमन कहा जाता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल और रोज़मर्रा की चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, तो कॉमन और ऑर्डिनरी लगभग सेम है।
रूटीन का मतलब होता है जो रेगुलरली होता रहे, जिसमें कोई नई बात नहीं है, यानी कि जो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है या फिर इससे पहले ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं गई है, बल्कि ये सारी चीज़ें रोज़ होती है, तो उसे हम रूटीन बना कह सकते हैं, रूटीन कह सकते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने कॉमन, ऑर्डिनरी या फिर रूटीन जैसे वर्ड दिखे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द टीम अचीव्ड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस बाय विनिंग एवरी मैच इन द टूर्नामेंट। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि टीम ने टूर्नामेंट के हर मैच जीतकर ऐसी सक्सेस हासिल की जो पहले कभी भी नहीं देखी गई थी, इसीलिए उस सक्सेस को अनप्रेसिडेंटेड कहा गया था। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अनप्रेसिडेंटेड इस वर्ड का हम जो है वो किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परवैसिव। दोस्तों परवैसिव का मतलब होता है हर जगह फैला हुआ या फिर हर तरफ मौजूद। यानी कि परवैसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो इतनी ज़्यादा फैल चुकी हो कि वो हर जगह आपको नज़र आए या फिर हर जगह आपको महसूस हो। ये जो वर्ड है वो किसी आइडिया, इन्फ्लुएंस, प्रॉब्लम, स्मेल, कोई फीलिंग या फिर टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ हो सकता है जो हर जगह पाई जाती है या फिर किसी बड़े एरिया या फिर सोसाइटी में वाइडली स्प्रेडेड होती है, तो उसे हम जो है वो परवैसिव कह सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि परवैसिव जो है वो कोई चीज़ बुरी ही हो, यानी कि परवैसिव का यूज़ हमें तभी करना है जब कोई हमें जो है वो नेगेटिव टोन में बात करनी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी परवैसिव हो सकता है और एक प्रॉब्लम भी परवैसिव हो सकती है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो हमेशा मतलब कि इसका मतलब कि नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है, बल्कि एक कोई पॉजिटिव चीज़ भी ऐसी हो सकती है जो हर जगह पर फैली हुई है, और एक कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है, यानी कि कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिलती है। तो उस तरीके से हम जो है वो परवैसिव का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि परवैसिव का मतलब होता है हर तरफ फैला हुआ और हर जगह पर मौजूद, तो उसे हम कहते हैं परवैसिव। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं स्मार्टफोन्स हैव बिकम परवैसिव इन मॉडर्न लाइफ। मतलब कि स्मार्टफोन आजकल के लाइफ में लगभग हर जगह और हर इंसान के पास मिलते हैं। ओके, तो स्मार्टफोन कैसे हैं, तो परवैसिव है, यानी कि हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह हर किसी के पास आपको देखने के लिए मिलेंगे। या फिर हम कहेंगे देयर वॉज अ परवैसिव स्मेल ऑफ कॉफ़ी इन द कैफ़े। मतलब कि कैफ़े में कॉफ़ी की जो खुशबू है वो हर तरफ फैली हुई थी। या फिर हम कह सकते हैं द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट्स मैनी पीपल। मतलब कि सोशल मीडिया का असर बहुत ही बड़े लेवल पर लोगों की लाइफ में फैला हुआ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि परवेसिव का मतलब होता है ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ हो और हर जगह महसूस हो या फिर देखा जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, परवेसिव हम उसे कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वाइड स्प्रेड, प्रिवालेंट या फिर यूबिक्विटस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत ही बड़े एरिया या फिर बहुत सारे लोगों के बीच फैला हुआ होना, तो उसे हम वाइड स्प्रेड कहते हैं। प्रिवालेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम या फिर प्लेस पर बहुत ही कॉमन होना, यानी कि उस जगह पर आपको जो है वो चीज़ देखने के लिए मिल ही जाएगी, तो उसे हम प्रिवालेंट कहते हैं, प्रचलित जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जैसे आजकल जो है वो मोबाइल फ़ोन्स प्रचलित है, तो उसे हम जो है वो प्रिवालेंट कहते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो हर जगह है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये आज के टाइम में, आज की प्लेस में क्या है, तो प्रिवालेंट चीज़ है। पहले के टाइम में लेटर्स प्रिवालेंट थे, यानी कि चिट्ठियों के द्वारा बातचीत होती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या प्रिवालेंट है, तो मोबाइल फ़ोन्स प्रिवालेंट है। तीसरा हमारा वर्ड है यूबिक्विटस। दोस्तों यूबिक्विटस का मतलब होता है लगभग हर जगह मौजूद होना किसी चीज़ का। ये परवासिव का जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनोनिम है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिनोनिम्स में हमने 3 वर्ड्स देखे हैं, वाइड स्प्रेड, प्रिवालेंट या फिर यूबिक्विटस। इसके बाद एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड है, रेयर, स्कार्स या फिर लिमिटेड। सबसे पहला वर्ड हमारा आता है रेयर। रेयर का मतलब होता है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो उसे हम कहते हैं रेयर। स्कार्स का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी या फिर जिसकी अवेबिलिटी जो है वो कम होती है, यानी कि जो चीज़ जो है वो आसानी से आपको नहीं मिलती, जिसकी मात्रा यानी कि जो चीज़ है उसकी क्वांटिटी या तो कम है या फिर जो इतनी ज़्यादा मतलब कि अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्कार्स, यानी कि कमतरता होना बेसिकली। लिमिटेड का मतलब होता है जो सिर्फ कुछ जगहों या फिर कुछ लोगों तक ही सीमित है, यानी कि बहुत ही मतलब कि ज़्यादा चीज़ मतलब कि ज़्यादा माइनर्स में वो अवेलेबल नहीं है, बहुत ही मतलब कि शॉर्ट टर्म में अवेलेबल है, तो उसे हम कहते हैं लिमिटेड, यानी कि सीमित जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है लिमिटेड। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द परवेसिव यूज़ ऑफ द इंटरनेट हैज़ चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि इंटरनेट का इतना इतना ज़्यादा यूज़ हर जगह हो गया है कि मतलब कि इतना ज़्यादा यूज़ जो है वो हम कर रहे हैं आजकल इंटरनेट का, और हर जगह यूज़ जो है वो मतलब कि इंटरनेट का इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसने लोगों के कम्युनिकेट करने का जो है वो तरीका बदल दिया है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि परवेसिव यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिकैरिटी। दोस्तों प्रिकैरिटी का मतलब होता है अनिश्चितता वाली सिचुएशन, यानी कि जहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, जहाँ पर स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी नहीं होती है, उसकी कमी होती है। यानी कि प्रिकैरिटी का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फ्यूचर सिक्योर ना हो, हमेशा अनसर्टिनिटी बनी रहे। यानी कि इंसान को लगता रहे कि उसकी जॉब, उसकी इनकम, उसकी लिविंग सिचुएशन या फिर उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कभी भी खतरे में आ सकती है, कभी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन को हम प्रिकैरिटी कहते हैं, जहाँ पर हमारे मन में जो है वो किसी चीज़ को लेकर डर होता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें फिक्स नहीं लगती है। ये जो वर्ड है वो अक्सर जॉब्स के लिए यूज़ हो सकता है, फाइनेंसेस, हाउसिंग या फिर लाइफ सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जब किसी के पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ना हो और वो लगातार अनसर्टिनिटी में जीता रहे, तो उस सिचुएशन को हम प्रिकैरिटी कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रिकैरिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की कमी वाली अनसर्टेन सिचुएशन, तो उसे हम कहेंगे प्रिकैरिटी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मैनी वर्कर्स फेस फाइनेंशियल प्रिकैरिटी ड्यू टू इरेगुलर इनकम। मतलब कि कई लोगों की इनकम रेगुलर ना होने की वजह से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी, तो अनस्टेबल रहती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी हम जो है वो सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड के साथ। इसके बाद हमारे पास और भी सेंटेंस है, द फैमिलीज प्रिकैरिटी इंक्रीज्ड आफ्टर द जॉब लॉस। मतलब कि जॉब चली जाने के बाद फैमिली की जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है वो कम हो गई, उनकी जो प्रिकैरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि उनकी जो लाइफ है वो अब मतलब कि ऐसे स्टेबल सिचुएशन में नहीं थी। तो उस कंडीशन में जो है वो मतलब कि उनकी लाइफ कैसी थी, तो प्रिकैरिटी वाली लाइफ थी, जहाँ पर जो है वो कुछ भी स्टेबल नहीं था, कुछ भी फिक्स नहीं था कि क्या हो सकता है। तो इस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा वर्ड है हाउसिंग प्रिकैरिटी इज अ मेजर कंसर्न इन सम सिटीज़। मतलब कि कुछ सिटीज़ में लोगों के पास स्टेबल हाउसिंग ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रिकैरिटी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फ्यूचर अनसर्टन हो और सिक्योरिटी या फिर स्टेबिलिटी की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं प्रिकैरिटी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी या फिर अनसर्टिनिटी। दोस्तों इनसिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ्टी, कॉन्फिडेंस या फिर स्टेबिलिटी की कमी महसूस करना। प्रिकैरिटी में ये जो फीलिंग है वो अक्सर होती है। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि सिचुएशन का स्टेबल ना होना, बार बार बदलना या फिर खतरे में रहना, तो उसे हम इनस्टेबिलिटी कहते हैं, जहाँ पर स्थिरता नहीं होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में क्लियर ना होना और पता ना होना कि आगे क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ओके। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी या फिर सर्टेनिटी। यानी कि अभी अभी हमने जो सिनोनिम्स में वर्ड पढ़े हैं उनके सारे अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर हमें मिले हैं। सबसे पहला वर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ और प्रोटेक्टेड फील करना बिना किसी बड़े खतरे के, तो उसे हम सिक्योरिटी कहते हैं, यानी कि सुरक्षित महसूस करना। स्टेबिलिटी का मतलब होता है लाइफ या फिर सिचुएशन का बैलेंस्ड और रिलायबल होना। यानी कि जब लाइफ जो है वो मतलब कि बैलेंस में चले, संतुलन में चले, तो उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, स्थिरता कहते हैं बेसिकली। सर्टेनिटी का मतलब होता है किसी बात का क्लियर और श्योर होना, जहाँ पर कन्फ्यूजन या फिर डाउट ना हो, यानी कि आपको पता हो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं सर्टेनिटी। जहाँ पर चीज़ें फिक्स होती है और आपको पता है कि उसका जो है वो काम करने का तरीका क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं सर्टेनिटी। तो ये सारे हमारे एंटीनिम्स है, जहाँ पर हमने सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सर्टिनिटी जैसे वर्ड देखे हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द इकोनॉमिक डाउन टर्न इंक्रीज द प्रिकैरिटी ऑफ मैनी स्मॉल बिजनेस ओनर्स। मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से कई छोटे व्यापारी, यानी कि जो मतलब कि बिजनेस ओनर्स है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हो गई और उनकी फ्यूचर की सिक्योरिटी अनसर्टन हो गई। यानी कि अब उनको पता नहीं है कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वर्ड है प्रिकैरिटी, इसे हम किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो लास्ट वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है फर्मेंट। दोस्तों फर्मेंट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम, किसी झगड़े या फिर किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बढ़ावा देना या फिर भड़काना बेसिकली, तो उसे हम फर्मेंट कहते हैं। फर्मेंट का मतलब होता है जानबूझकर किसी नेगेटिव सिचुएशन, डिसएग्रीमेंट, अनरेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़्यादा बढ़ाना। जब कोई व्यक्ति लोगों के बीच टेंशन, कन्फ्लिक्ट या फिर अपोजिशन को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, तब हम फर्मेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर डिस्प्यूट, प्रोटेस्ट, एंगर, रेबिलियन या फिर सोशल टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोमेंट कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि फोमेंट का मतलब यानी कि क्या होता है कि किसी झगड़े, टेंशन या फिर प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा भड़काना या फिर बढ़ावा देना। तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये जो है वो ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिनकी सहायता से हम जो है वो समझ पाएंगे कि फोमेंट वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है और कैसे हम सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस हमारे पास है, हिज कमेंट्स फॉर्मेंटेड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स इन द ग्रुप, मतलब कि उसकी बातों ने ग्रुप में बिना वजह और मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि झगड़ा पैदा कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम फॉर्मेंट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर फॉल्स रूमर्स कैन फॉर्मेंट पैनिक अमॉन्ग पीपल, मतलब कि झूठी अफवाहें लोगों के बीच में घबराहट बढ़ा सकती है, फॉर्मेंट कर सकती है बेसिकली। या फिर हम कहेंगे सम पीपल ट्राई टू फॉर्मेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स, मतलब कि कुछ लोग दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भड़का रहे थे, उकसा रहे थे बेसिकली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फोमेंट यानी क्या है। तो फोमेंट का मतलब होता है किसी नेगेटिव इमोशन, कन्फ्लिक्ट या फिर अनरेस्ट को बढ़ावा देना, तो उसे हम कहते हैं फोमेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इंसाइट, स्टर या फिर एजिटेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है कि लोगों को किसी स्ट्रॉन्ग एक्शन या फिर रिएक्शन के लिए उकसाना। अक्सर ये जो वर्ड है वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है कि आप जो है वो किसी को कोई एक्शन लेने के लिए, कोई बुरा एक्शन लेने के लिए भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पैदा करने के लिए लोगों के बीच में आप भड़का रहे हो, तो उसे हम इंसाइट करना कहते हैं। बेसिकली बढ़ावा देना, एक तरीके से जो है वो मतलब कि उनको जगाना उस चीज़ के लिए, तो उसे हम इंसाइट करना कहते हैं। स्टर का मतलब होता है फीलिंग्स या फिर रिएक्शन को जगाना या फिर बढ़ाना। ये फिजिकल और इमोशनल दोनों सेंस में यूज़ हो सकता है। इसके बाद है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है लोगों को अपसेट, रेस्टलेस या फिर इमोशनली चार्ज कर देना, तो उसे हम कहते हैं एजिटेट करना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने इंसाइट, स्टर और एजिटेट जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स है, काम, पैसिफाई या फिर सूद। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काम। दोस्तों काम का मतलब होता है टेंशन, गुस्सा या फिर पैनिक को कम करना। पैसिफाई का मतलब होता है नाराज या फिर अपसेट लोगों को शांत करना और सिचुएशन को पीसफुल बनाना, तो उसे हम पैसिफाई करना कहते हैं। सूद का मतलब होता है किसी की टेंशन, किसी का मतलब कि अगर कोई वरी है, कोई मतलब कि दुख में है, अपसेट फीलिंग है, उसको कम करना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं सूद करना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने काम, पैसिफाई और सूद जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द मिसलीडिंग न्यू आर्टिकल हेल्प फॉर्मेंट फियर अमॉन्ग द पीपल। मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि मिसलीडिंग न्यूज़ आर्टिकल ने लोगों के बीच डर और टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि उनके फियर को क्या कर दिया, फॉर्मेंट कर दिया, उनके डर को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया, और भी ज़्यादा उकसा दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेंट यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज के जो सारे वर्ड्स हैं वो आपको समझ आए हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।